कह रहे हैं भारत का डंका बज रहा है पूरी दुनिया में, मोदी जी डंका बजा रहे हैं। पीटर नवाक आर्थिक सलाहकार हैं व्हाइट हाउस के। उन्होंने कहा है कि भारतीय के नाम पर ब्राह्मण मुनाफा कमा रहे हैं। अमेरिका भारत के बीच टैरिफ वॉर। अमेरिका बार-बार एक तरह से बेइज्जती कर रहा है और कल जो हुआ वो देख ही रहे हैं आप। बेइज्जती कर रहा है। इधर प्रधानमंत्री एससीओ से मीटिंग करके चाइना से लौटे। फोटोज आपने देखे होंगे वायरल। पुतिन भी थे और चीन के राष्ट्रपति भी थे और मोदी साहब भी थे वहां पे। कितना भाव मिला, क्या हुआ, इसमें भी चर्चा होगी विदेश नीति पे। डॉलर जो है, रुपये का विकास हो रहा है। $1 अब 88 पार कर चुका है, 88 पार रुपए। और मोदी मीडिया कह रहा है कि अमेरिका से गड़बड़ हुआ तो चीन से दोस्ती करेंगे। तो मतलब जब अमेरिका धकियाए तो चीन के पास, और चीन धकियाए तो अमेरिका के पास अपना कोई विदेश नीति नहीं। आसपास के मुल्क नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सबसे रिश्ते खराब। नेपाल से भी सबसे रिश्ते खराब है। चीन 5-6 ऐसे सेक्टर हैं जिसमें अमेरिका से भी आगे बढ़ा हुआ है। भारत में रिसर्च पे जो खर्च हो रहा है विश्व गुरु बनने वाले देश में 0.64% हो रहा है, और गोमूत्र पे ज्यादा खर्च हो रहा है। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने कहा कि गाय ऐसे जानवर है जो ऑक्सीजन देती है। बड़ा मजाक हो रहा है। हमारे नेता बहुत डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया तमाम बात करते रहते हैं, लेकिन आईआईटी प्रोफेशनल 70% बाहर चले जाते हैं क्योंकि रिसर्च नहीं, फंडिंग नहीं, सब कुछ। विदेश नीति और मोदी जी का जो अभी तत्काल संघाई ऑपरेशन से लौटे हैं, जरा उस पर चर्चा होगी। हमारे साथ शमसुल इस्लाम साहब हैं। आप बहुत लंबे समय बाद हम लोग मिल रहे हैं। मैं भी व्यस्त था, सभी व्यस्त थे। पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, हिस्टोरियन हैं। सीधे चलते हैं उनके पास। और आज विशेष रूप से भारत कहाँ खड़ा है। सिंदूर के समय भारत के साथ कोई भी देश खड़ा नहीं था। जी सर, जय भीम सर। जी जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, आपसे भेंट हो रही है तो ये और विषय भी आपने बहुत अहम चुना है। तो देखिए, हमारी यहाँ एक कहावत होती है, बेपेंदी का लोटा। जी, सभी लोग वाकिफ हैं कि जिनकी पेंदी नहीं होती, जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वो डोलते रहते हैं। वो जिधर की हवा चलती है उधर वो डोल जाते हैं। और मोदी जी के राज में इस देश को कितना अपमानित होना पड़ा है, कितनी बेइज्जती हुई है, उस पर तो मतलब किताबें ही किताबें लिखी जा सकती हैं, उस पर रिसर्च किए जा सकते हैं। आपने सही फरमाया कि आप पाकिस्तान को छोड़िए, आप श्रीलंका को छोड़िए, आप बांग्लादेश को छोड़िए, हिंदू भाइयों के साथ, नेपाल के हिंदू भाइयों के साथ चीन के प्यार में नेपाल के अंदर 2 जगह हैं जिसको हम ड्राई पोर्ट्स कहते हैं। नेपाल की जगह है वो। और कैसे कैसे कोई कह सकता है कि नहीं, वो तो कोई समझौता था अंग्रेजों के जमाने का, वो तो हमें वो मिला हुआ था, हिंदुस्तान को मिला हुआ था। वहां से चीन से भारत तिजारत करेगा और नेपाल को उसका कोई हक नहीं है। ये इससे ज्यादा मजाक की बात नहीं हो सकती। और पूरा नेपाल ऐसा उबल रहा है। वो नेपाल जिसको सावरकर साहब कहते थे कि नेपाल के हिंदू और हम एक ही हैं, एक ही देश है, तो उसकी क्या हालत करके रखी है। और बांग्लादेश से जो तमाम घुसपैठिए आ रहे हैं, वो शेख हसीना के जमाने में नहीं आते थे, अभी पिछले 1 साल में आ गए हैं सारे के सारे। और उसमें किसी की जिम्मेदारी नहीं है। पहले शेख हसीना की जिम्मेदारी नहीं थी और अब जो है अमित शाह जी की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन जरा सा जब मैंने कहा था, बहुत गंभीरता से कहा था कि बेपेंदी के लोटे, मैं जरा सा इतिहास के कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ। जुलाई की बात है। हाउटन एक जगह है जहां मोदी जी ने, ट्रम्प साहब अगले सेकंड बार चुनाव लड़ने जा रहे थे और एक बहुत बड़ा मजमा जुटाया था। जो आरएसएस से जुड़े हुए हिंदू लोग हैं वहां के, उन्होंने उसको जुड़ाया था। और उसमें कितने लोग थे,
उसका आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। इंडिया से 400 कलाकार भेजे गए थे और कहा जाता है कि 50,000 लोगों को आना था, लेकिन 1 लाख लोग आ गए थे। और इसमें मोदी जी उसका हाथ पकड़कर, ट्रम्प का हाथ पकड़कर लेकर आए सेंटर में। और उसके बाद क्या नारा दिया था उन्होंने, अब की बार ट्रम्प सरकार। आप जरा सोचिए, ये बंदा हमारे देश का प्रधानमंत्री बना है, ये हमारे देश का प्रधानमंत्री किसी देश के जाकर चुनाव के अंदर हिस्सेदारी कर रहा था। चुनाव के अंदर एक बंदे को कह रहा था कि ट्रम्प की सरकार अगली बार। उसके बाद ये प्यार जो है यहीं पर खत्म नहीं होता है। उसके बाद आप जानते हैं कि मोदी जी ने इनको बुलाया 2020 के अंदर, फरवरी के अंदर इनको, ये आए थे भारत। लेकिन भारत में जो भी बड़े आदमी आते हैं, वीआईपी आते हैं, हेड ऑफ द स्टेट आते हैं, पहले गुजरात जाते हैं मोदी के राज में। तो ये भी पहले वहां गुजरात गए और गुजरात के अंदर इन्होंने जिस तरह से उसका इस्तकबाल किया, जिस तरह का उसका स्वागत किया, तो इतना खुश हुआ ट्रम्प। और अपने परिवार के साथ ट्रम्प ने कहा कि द मोस्ट लॉयल फ्रेंड ऑफ, मोस्ट लॉयल, सबसे वफादार दोस्त। इसको हमारी अगर सड़क की भाषा में कहेंगे तो उसका कोई दूसरा मतलब भी निकलता है कि सबसे वफादार। लेकिन बताइए, वो इसको सबसे वफादार बता रहा है। और कितनी गलती थी, कितनी इनकी नादानी थी कि वो किस आदमी पर भरोसा कर रहे थे। लेकिन बात यह, उस वक्त ट्रम्प का डंका बोल रहा था। ट्रम्प जो थे, अमेरिका ने देखा तो दिन हो गया, अमेरिका ने आंख बंद की तो रात हो गई। तो ये भी उस हवा के अंदर बह रहे थे। मैं एक बात बहुत बताता रहा हूं कि जो बंदे आरएसएस से जुड़े होते हैं, वो ब्रूट फोर्स, जितनी ज्यादा गुंडागर्दी वाली शक्ति होगी, सत्ता होगी, उसके सामने घुटने टेकते हैं। मैं कब से कहता रहा हूं कि अगर कल औरंगजेब का राज आ जाए तो सबसे पहले जो उसमें पद मांगेंगे उसके दरबार के अंदर, वो आरएसएस से जुड़े हुए लोग होंगे। वो कहेंगे कि जनाब, हम तो आपके आने का इंतजार ही कर रहे थे। देखिए अभी क्या कर रहे हैं वो। अभी उनको ऐसा लगा कि चीन जो है, चीन रूस की ज्यादा ताकत है और वो बड़े दादा हैं, बड़े खलीफा हैं। तो कितनी जल्दी पलटी खाई है और कितनी शर्मनाक पलटी खाई है। और इस तरह की पलटी खाई है कि अमेरिका की तरफ से जो ईमानदारी से भी सवाल उठाए जा रहे हैं, उस पर कोई जवाब नहीं है। अच्छा, अभी जो वहां पर गए हैं, मुझे लगता है कि ये बंदे जो हैं आरएसएस वाले, बहुत माता की बात करते हैं, बहुत भारत माता की बात करते हैं। मोदी जी अपनी माता जी की भी बात करते हैं, करनी भी चाहिए। लेकिन भारत माता के साथ उन्होंने जो करके रखा है और जो चीन के साथ दोस्ती में जो उन्होंने करके रखा है, वो इतना शर्मनाक है कि आने वाली पीढ़ियां कभी माफ नहीं करेंगी। मैं डिटेल्स अभी और जाऊंगा, लेकिन आपको ये बता दूं कि आज वहां पर एक मिलिट्री, दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी की एक परेड चल रही है। उस परेड के अंदर मोदी जी के लोग हमको बता रहे हैं कि वहां ये सारा सही करा है। अब चीन और रूस जो है हमारी बात समझ रहे हैं। वहां पर कौन कौन है? वहां पुतिन है, वहां पर नॉर्थ कोरिया का बादशाह है, और वहां पाकिस्तानी आर्मी का चीफ है और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है जी। ये पांच बड़े दुनिया के आए हुए लोग हैं जो उसको देख रहे हैं, उसको सुन रहे हैं। और आप चीन के साथ दोस्ती कर रहे हैं। एक होता है कि एक स्ट्रेटेजिक और एक टैक्टिकल मूव होता है। रूस जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर पूरे अलाइज के साथ मिल गए थे। अपने जो नेताजी बड़े दुश्मन को हराने के लिए वो मिल गए थे इटली और जर्मनी के साथ, उन्होंने ऐसा सोचा था। लेकिन ये तो गई गुजरी बात नहीं है ना। ये चीन जो कर रहा है, आप अभी थोड़े दिन पहले आपका डिफेंस मिनिस्टर, आपका एनएसए सब हमको बता रहे थे कि लड़ाई पाकिस्तान ने थोड़ी लड़ी है, पाकिस्तान की लड़ाई तो चीन ने लड़ी है।
ये जो समर्थक अखबार है इंडियन एक्सप्रेस, मोदी जी को पर्सनली समर्थक अखबार है, वो भी सवाल पूछ रहा है। वो एक एडिटोरियल में भाई रतनलाल जी वो ये सवाल पूछ रहे हैं, और एडिटोरियल का जो शीर्षक दिया है बड़ा मजेदार है, त्यांजिन से ट्यूटोरियल, यानी वहां से जो आदेश आए, वहां जो लेसन आया जरा उसको सुन लो। वो भी ये पूछ रहा है इंडियन एक्सप्रेस वाला कि आपने सन 1962 भुला दिया, आपने 2013, 2014, 2017, 2020 की जो आक्रमण हुए, जो हमारे सैकड़ों हमारे शहीद हुए, वो आपने भुला दिया, लद्दाख में घुसे वो आपने भुला दिया, उधर नॉर्थ ईस्ट के अंदर घुसे हुए वो आपने भुला दिया। तो आप क्या, हिमाचल आपने वो घुमा दिया, जम्मू कश्मीर आप खुद कहते हैं कि जो पाकिस्तान के बाद हिस्सा है उतना ही हिस्सा चीन के पास है, वो आपने सब भुला दिया। और उसके बाद जो बहुत ही शर्मनाक बात है वो ये है कि चीन के साथ जो हमारी जो ट्रेड है उसमें हमें घाटा है 92 खरब डॉलर का, 92 खरब डॉलर का हमें घाटा है। 24 मार्च 2024 से मार्च 2025 तक चीन ने 11 बिलियन डॉलर का सामान भेजा और हमने 2 बिलियन डॉलर का सामान भेजा, यानी लगभग आप ये समझ लीजिए कि 80% की हमें खसारा हो रहा है, घाटा हो रहा है। जबकि ये जो है इंडियन एक्सप्रेस वाला ये सवाल कर रहा है कि इंडिया का जो अमेरिका के साथ सरप्लस है एक्सपोर्ट का वो 40 खरब डॉलर का है। तो आप ये इसलिए कर रहे हैं, आप ये सब जानते नहीं है। लेकिन पता नहीं आपको क्या होता है, आप कोई हमारे देश के नेता जो है कोई भांग पीकर या क्या करके कोई मंत्र पढ़कर एकदम उनको ऐसा लगता है कि हमको कुछ करना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप देशबंदी कर देते हैं, जिस तरह से आप नोटबंदी कर देते हैं, अचानक आप अभी 5 मिनट के बाद बंद हो जाएगा, 10 मिनट के बाद बंद हो जाएगा, 3 दिन के बाद हम ये सब बंद कर देंगे। इस तरह का आप देश के साथ खिलवाड़ करते हैं, देश के लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं, और उसके नतीजे के अंदर आपको क्या होता है? आपको कुछ नहीं होता है। आप तो अपना जहाज लेकर किसी भी जगह नए कपड़े पहनकर फिर कहीं चले जाएंगे, कीमत लोगों ने उसकी चुकानी पड़ती है। और रतनलाल जी एक चीज और जिसको समझने का है कि आपने पहलगाम हो, आपने हमारे चीन के साथ जो शहीद हुए, पाकिस्तान के लोगों ने जो शहीद किया है, आपने उन सबको उन काले करतूतों पर आपने एक सफेद पेंट कर दिया है कि नहीं ये कैसे कभी नहीं हुआ। और मोदी जी एक और इस देश का जो सत्यानाश करके जा रहे हैं, कितने दिन ये रहेंगे पता नहीं। इन्होंने क्या किया है कि जो इंडिया का डायस्पोरा है, दुनिया का सबसे बड़े जो डायस्पोरा है वो इंडियंस है सारी दुनिया में, एशिया के कंट्रीज में, अफ्रीका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, यूके में, फ्रांस में। मोदी जी ने उनका राजनीतिकरण कर दिया, और राजनीतिकरण ही नहीं किया, उनका हिंदूकरण कर दिया। और उस हिंदूकरण करने में इसको आरएसएस ने पूरी भूमिका निभाई है। आरएसएस का भारत में जो संगठन है उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसमें धर्म की पहचान नहीं। इन्होंने जो इंटरनेशनल संगठन बनाया है उसका नाम है हिंदू स्वयंसेवक संघ। यानी हमने जो हिंदुस्तानी डायस्पोरा था, हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, पारसी सब थे, इन्होंने वहां जाकर उनको बांटा, वहां हिंदुओं को कहकर के तुम हिंदू हो बुनियादी तौर पर उनको संगठित किया। उसका नतीजा ये हुआ कि इस्लामी संगठन थे उनको भी मौका मिल गया जो भारत के डायस्पोरा में उनको संगठित करने का, उधर जो सिख संगठन थे उनको भी मौका मिल गया उनको करने का। तो इन्होंने भारत में तो तोड़ा ही, भारत में तो हिंदू मुसलमान सिखों के बीच में बंटवारा कराए, दंगे कराए, कत्ल कराए, इन्होंने सारी दुनिया में डायस्पोरा का भी तोड़ दिया। और उसका नतीजा जो रिएक्शन हो रहा है उसका जो अच्छा वो पॉलिटिसाइजेशन कर दिया इन्होंने इंडिया के डायस्पोरा को। और सिर्फ पॉलिटिसाइजेशन नहीं किया इन्होंने, अगर सारे दुनिया के कुछ हमारे डायस्पोरा के लोग सुन रहे हैं तो देखिए मोदी ने क्या किया है। मोदी क्या करते हैं, जब भी जाते हैं तो सबसे बड़ा एक जलसा करते हैं
अपने डायस्पोरा का, और उसमें तकरीर करते हैं, उसमें भारत माता की जय का नारा लगवाते हैं। अरे वो ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं, वो इंग्लैंड के नागरिक हैं, वो फ्रांस के नागरिक हैं, और उसका नतीजा क्या हुआ है कि उनको एक हिंदुस्तानी हो तुम हिंदू हो, उसका नतीजा क्या हुआ। मैं कल ही बात कर रहा था ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में कुछ दोस्तों से, वो ये कह रहे थे कि जो एनआरआई हैं, जो खासतौर पर हिंदू एनआरआई हैं, वो तो अपने आप को मानते ही नहीं है इंग्लैंड की नागरिकता लिए हुए भी, ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता लिए हुए भी, फ्रांस की नागरिकता लिए हुए भी कि वहां के नागरिक हैं। उसका वो देखते हैं कि अगर आपने उसका सबूत चाहिए तो क्रिकेट मैच में आ जाइए। क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में हो, इंग्लैंड में हो, भारतीय जो है, जो वहां का नागरिक है, वो इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी डालता है, उसके लिए बहुत एग्रेसिव ताली बजाता है, और अगर इंग्लैंड की टीम खेल रही होती है हिंदुस्तान की टीम के खिलाफ तो उनको वो उनका मजाक उड़ाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर होता है ये, न्यूजीलैंड के अंदर होता है। यानी वो ऑस्ट्रेलिया के नागरिक नहीं, यहां तुम मुसलमानों को बोलते हैं कि तुम जो है एमिग्रेंट हो, तुम जो है भारतीय हो ही नहीं। वहां पर इन्होंने जो हिंदू हैं खासतौर पे, उनको ऑस्ट्रेलिया का नागरिक नहीं बनने दिया, उन्होंने इंग्लैंड का नागरिक नहीं बनने दिया। उसी का नतीजा आप देखेंगे, सिखों और एनआरआई हिंदुओं में, डायस्पोरा में कितना दंगा हो रहा है। और सबसे खतरनाक जो सिम्टम्स आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, शुरू हुआ है वो शर्मनाक खेल कि ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी जो वीजा के बाद आए हैं, जो पासपोर्ट के साथ हैं, इनको बाहर निकालो, इन्होंने हमारे समाज का सत्यानाश कर दिया। वही बात कह रहे हैं जो आरएसएस यहाँ पर हिंदुत्ववादी संगठन मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए कह रहे हैं कि ये नागरिक होने के बावजूद ये इस देश के लिए लॉयल नहीं है, उनको निकालो। ये इन्होंने जो बीमारी फैलाई है प्लेग की, ये सब जगह फैल रही है। और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जो है वो बहुत खतरनाक चीज है, वो फैशिस्ट है। मैं बराबर लिख रहा हूं और बोल रहा हूं जूम पर कि वो आपने आरएसएस से उधार ले लिया है। जिस तरह से टू नेशन थियरी जिन्होंने आरएसएस से उधार ले ली थी, हिंदुत्ववादियों से उधार ले ली थी, लेकिन इसमें तेल डालने का काम मोदी और आरएसएस के लोगों ने किया। और उसके अलावा किस तरह के लोगों को उन्होंने पाला है, उसका मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। आप ऑस्ट्रेलिया हमको फिर जाना पड़ेगा। आप बालेश धनकर को जानते हैं? मोदी ने डायस्पोरा के लोगों को लेके, बीजेपी ने डायस्पोरा के सबसे क्रिमिनल एलिमेंट को लेके हिंदू और हिंदुस्तानी के तौर पर पेश किया है। ये बालेश धनकर कौन है? बालेश धनकर वो है जिसने 40 ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली औरतों के साथ बलात्कार किया। ये हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया का अध्यक्ष था। ये बीजेपी ओवरसीज फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया का अध्यक्ष था। 40 साल की सजा हुई है। इन क्रिमिनल्स को मोदी ने और बीजेपी ने और आरएसएस के लोगों ने ऊपर फैलाया। ये हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है, ये आरएसएस का अंग है, ये आरएसएस ने पैदा किया। तो आपने इन सारे क्रिमिनल्स को जमा करके, आपने इनको हिंदू और हिंदुस्तानी कह के आज इंडिया का कितना सत्यानाश पिटवा रहे हैं, कितना बेड़ा गर्क करा रहे हैं आप। तो मोदी ने फॉरेन पॉलिसी के तौर पे जो किया है, इनके राज में ये देश तो बच जाएगा, क्योंकि इसमें बाबा साहब का संविधान है, भगत सिंह, राजगुरु, सिद्धू अशफाकुल्लाह, इन सारी जो तस्वीरें हैं हमारी इन लोगों की, इन लोगों का काम है, ये खत्म नहीं होगा। लेकिन सारी दुनिया में जो जाकर हिंदुस्तानी बसे हैं, उनकी नागरिकता ली है, उनको ये मुंह काला कर वहां से निकलवाएंगे। इन्होंने इस तरह की स्थिति पैदा की है। जी, एक सवाल सर, खुलेआम जो आर्थिक सलाहकार हैं अमेरिका के कह रहे हैं कि ब्राह्मण मुनाफा कमा रहे हैं, सिर्फ ब्राह्मण मुनाफा कमा रहा है, और इसपे आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, जितने बाबा लोग प्रवचन देते हैं और इवन सरकार में इनकी चुप्पी है। जी नहीं, आपने वो सवाल उठा दिया जो मैंने मिस ही कर दिया था। हालांकि आपने शुरू में उठाया था। बात यह है, मनुस्मृति के संदर्भ में मैं एक बात कहता हूं, एक श्लोक है उसके अंदर कि ब्राह्मण को चाहे वो कितने से कितना जघन्य अपराध भी क्यों ना कर दे, उसको कोई सजा नहीं देनी है। उससे कहना है तुम अपना माल लपेट और निकल जा। ये है ना श्लोक है एक उसका। तो मैं ये कहता हूं कि आज के जो मोदी जी के ब्राह्मण है वो अडानी अंबानी है। वो जो ब्राह्मण की बात कर रहे हैं नवरो,
वो बिल्कुल सही बात कर रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जिस पर पता नहीं क्यों चर्चा नहीं हो रही है, पिछले 39 महीने के अंदर रूसी तेल खरीदकर 12.6 खरब डॉलर का मुनाफा भारत ने कमाया है, अडानी अंबानी की कंपनियों ने कमाया है। अमेरिका यही तो पूछ रहा है कि आपने हमारे साथ गद्दारी की, आपने पीछे छुरा घोंपा, आपने पुतिन को जंग चलाने के लिए पैसा दिया और पुतिन ने इनको हिस्सा दिया उसके अंदर। इसका जवाब देना चाहिए ना कि किस किस के पास गया है। ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में आपको पढ़कर सुना रहा हूं कि पिछले 39 महीने को मतलब हो गया 12 दूनी 24, 12 36, 3.25 साल के अंदर 12.6 खरब डॉलर का मुनाफा। तो अमेरिका को ये हक है। आप अच्छा, उसका ब्यौरा नहीं आ रहा है कि किस किस ने कितना कितना तेल खरीदा, वो छुपा कर बैठे हुए। तो आप अमेरिका की जो जायज बातें हैं उस पर तो आपने जवाब देना चाहिए ना। और आपने देखिए मोदी जी, आपने सत्यानाश कर दिया देश का और आपने सचमुच इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अगर आप इस्तीफा नहीं देते, कम से कम आपने देश के सामने माफी मांगना चाहिए कि मैंने कभी कहा था अगली बार ट्रंप की सरकार, मैंने उसको महानतम लीडर कहा था। हाँ, अरे भाई एक और सुन लीजिए उन्होंने क्या क्या कहा था, वो तो सुन लीजिए। इन्होंने कहा था, मोदी जी ने वहां होटन में, फ्रॉम सीईओ टू कमांडर इन चीफ, फ्रॉम बोर्ड रूम्स टू द ओवल ऑफिस, फ्रॉम स्टूडियोज टू द ग्लोबल स्टेज, फ्रॉम पॉलिटिक्स टू द इकोनॉमी एंड टू सिक्योरिटी, ट्रंप हैज लेफ्ट अ डीप लास्टिंग इंपैक्ट एवरीवेयर। हिंदी कर देता हूं इसका। जो बड़ी बड़ी कंपनियों के, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं, दुनिया की जो सेनाओं के कमांडर इन चीफ हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के बोर्ड ऑफिस हैं, जो मैनेजिंग कमेटीज हैं, ओवल ऑफिस है, ओवल ऑफिस अमेरिका के राष्ट्रपति का है, मतलब मोदी जी बता रहे हैं। स्टूडियो जो हॉलीवुड के स्टूडियो हैं, बॉलीवुड के स्टूडियो हैं, और ग्लोबल स्टेज जो है, सारी दुनिया जो है, राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था तक, सिक्योरिटी तक, ट्रम्प जी ने हर जगह अपनी परछाई छोड़ी है, अपना प्रभाव छोड़ा है। ये मोदी कह रहा है। अरे माफी मांग भाई, अपने देश से माफी नहीं मांग, सारी दुनिया से माफी मांग भाई। और सच्ची बात यह है कि तुम कमंडल लेकर अब तुम निकल लो राम मंदिर की तरफ। राम मंदिर की तरफ निकल लो, वो आपने बहुत अच्छा बहुत बनाया है, उसके अंदर आप निकल लीजिए। इस देश को बख्शिए, इस देश के साथ खिलवाड़ मत होने दीजिए, इस देश के साथ बलात्कार मत होने दीजिए। भारत माँ के बच्चे बच्चियां, इसके मजदूर किसान इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। धन्यवाद जी, शुक्रिया सर। तो ये ब्राह्मण मुनाफा कमा रहे हैं, क्या अडानी अंबानी ब्राह्मण है? दूसरे इतने ब्राह्मण बाबा लोग प्रवचन देते रहते हैं, राजनीति पे ज्ञान देते रहते हैं, लेकिन इस पर किसी बाबा की टिप्पणी हमने अभी तक नहीं सुनी है, ना आरएसएस मोहन भागवत की टिप्पणी सुनी। शायद आपने सुना हो तो जरूर। वो करते हैं, हवन कराते रहे हैं ट्रम्प के पावर में आने के लिए। तो ट्रम्प के लिए यहाँ हवन चल रहा था और लगातार अमेरिका बार बार बेइज्जती कर रहा है। एक नया युद्ध है कि ये ब्राह्मण मुनाफा कमा रहे हैं और ब्राह्मण संगठन चुप है, क्योंकि वहां अमेरिका में मंदिर भी बनाते हैं, सरकार से सहयोग भी लेते हैं, काम भी कर रहे हैं, बोलेंगे नहीं इस पर। शुक्रिया, देखते रहिए। थैंक यू सर। जी भाई।